तो हाय बच्चों, राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है ये उसका आज सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कई बार वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट उसी का। शुरू करते हैं, कल जहां क्लोज किया था वहीं से शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान की जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला है ना, वो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमालाओं में से एक है। देखो, सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। और आपको बता दूं, अरावली का जो निर्माण है वो कैसे हुआ था? वो हुआ था हमारे पेंजिया जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो हलचल हुई थी, जब यूरेशियन प्लेटें वगैरह टकराई थी, तब उस समय अरावली का निर्माण हुआ था। और सबसे प्राचीन मानी जाती है, ये विश्व की सबसे प्राचीन मानी जाती है। भैया ध्यान रख लेना, इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन भूगर्भीय हलचलें हैं वो कैसे हुई थी भैया, कैसे हुई थी बताओ, कैसे हुई? कल हमने बताया था कैसे होती है। जो हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर जो ऊपर वाली जो पट्टियां होती है, देखो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, पट्टियां होती है। और ये पट्टियां आपस में क्या रहती है, गतिशील रहती है, आपस में गतिशील रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि पृथ्वी के जो अंडरग्राउंड है वो वहां पर समुद्र है, पानी है। और आसपास में भी पृथ्वी को देखो तो आसपास में भी समुद्र है, मतलब पृथ्वी के अंदर ही क्या है, समुद्र है। और बेसिकली देखा जाए तो जो हमारे महाद्वीप है उसके चारों ओर भी क्या है, ये जो हमारे जो महाद्वीप है उसके चारों ओर भी क्या है, समुद्र है, पानी है। तो पानी का जो दबाव है वो लगातार बना रहता है। और लगातार दबाव बने रहने के कारण, इसी दबाव के कारण, ये दबाव कम नहीं होता, बहुत ज्यादा दबाव होता है। इसी दबाव के कारण ये जो प्लेटें हैं वो गतिशील रहती है। क्या रहती है? हमेशा गति करती रहती है। और इसी गति के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, इसी गति के कारण चक्रवात आते हैं, इसी गति के कारण समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो ऊपर उठती है। और प्राचीन समय में इन्हीं हलचलों की वजह से अरावली का निर्माण हुआ था, अरावली का निर्माण हुआ था। ध्यान रख लेना, इन्हीं हलचलों के कारण प्राचीन में अरावली का निर्माण हुआ था। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी अरावली है, जो हमारी अरावली है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 प्राकृतिक भागों में बांटती है। और ये हमारे राजस्थान की विभाजक रेखा भी है भैया, राजस्थान की विभाजक रेखा है। ये मानसून तय करती है, ये मानसून तय करती है, ये बरसात को तय करती है कि कहां बारिश होगी कहां नहीं होगी। दूसरा, इसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो प्राकृतिक संपदा है उसका विकास है। देखो, राजस्थान के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, राजस्थान में जो पेड़ पौधे हैं, जो हवा है, शुद्ध करने का काम ये करती है। राजस्थान में वर्षा लाने का जो काम है वो यही करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है। तो सोचो आप, तो ये हमारे राजस्थान को क्या कर देती है भैया, 2 भागों में विभाजित करती है। प्राकृतिक है ये प्राकृतिक है। चलें आगे। देखो, ये है भैया आपका राजस्थान, ये आपका राजस्थान है। अब अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां होता है वो देख लो। तो अरावली का जो विस्तार है, अरावली कहां से शुरू होती है, कहां तक एंड होती है? अरावली ये हमारा राजस्थान का कौन सा भाग है? उत्तर भाग है। समझ लो इसको पूरा एकदम बेसिक से। ये राजस्थान का क्या, उत्तर भाग है। और ये राजस्थान का नीचे कौन सा भाग आ गया? दक्षिण भाग। ये पूर्व वाला भाग आ गया। और ये आ गया आपका पश्चिम भाग। अब सोचो, जो अरावली है ना हमारा, वो कहां से शुरू होती है? वो होती है पश्चिम दक्षिण पश्चिम से, या पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है और ये आपकी जाती है उत्तर पूर्व की तरफ। कहां जाती है? उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। और आपको बता दूं, उत्तर पूर्व की तरफ जाती है तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। उत्तर पूर्व की तरफ जब ये जाती है तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। समझ आ गया? और कहां से शुरू होती है भैया ये? कहां से? कौन से महासागर से? बताओ, कहां से, कौन से महासागर से ये शुरू होती है? तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। आज मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, पेंजिया और इसके विस्थापन के बारे में बता रहा हूं। आगे हम इसके बारे में टोटल जान लेंगे। अब ये जो विभाजक रेखा है, देखो, ये राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ये वाला भाग हो गया और एक ये वाला भाग हो गया। अब ये जो वाला भाग है ना, पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम दक्षिण वाला, यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण वाला जो भाग है, इसके अंदर क्या है? अरावली, अरावली ये पर्वतमाला है। इसके अंदर लगभग राजस्थान के 16 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भैया? 16 जिले आते हैं। और ये 16 जिलों के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है।
क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है, धोरे हैं, बड़े बड़े रेत के टीले हैं, और यहां पर क्या है? पानी की कमी है। क्या है? अब ये मरुस्थल है, क्या है? मरुस्थल। और हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था कि ये बॉर्डर एरिया भी है। बॉर्डर एरिया और 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और कौन सा लगता है? और कौन सा लगता है आप बताओगे? गंगानगर। ये 4 जिले लगते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर। सबसे ऊपर वाला जो है ये गंगानगर हो गया, फिर उसके नीचे आ जाता है जैसलमेर, फिर बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर, और उसके नीचे और कौन सा आता है? बीकानेर। बीकानेर के नीचे बाड़मेर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये 4 जिले लगते हैं बॉर्डर एरिया। और बॉर्डर की टोटल लंबाई है जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं 1070 किलोमीटर है, हमने बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये 16 किलोमीटर है। और जबकि ये अरावली पर्वतमाला है, ये सिरोही जिले के अंदर से जा रही है। किस जिले के अंदर से? सिरोही जिले के अंदर। एक सिरोही जिला भी आता है जो आधा क्या है? पश्चिम के अंदर है, और आधा कहां पर है? सिरोही जिला जो है ना, यहां पर है सिरोही जिला। ये वाला जो टोटल जो बाड़मेर है आपका, बाड़मेर के जस्ट नीचे सिरोही जिला शुरू होता है। सिरोही जिला ये वाला भाग। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये है आपका बाड़मेर, और ये जो जिला निकल कर आता है वो जिला निकल कर आता है सिरोही। कौन सा जिला निकल कर आता है भाई? सिरोही जिला निकल कर आता है ये वाले भाग में। तो जो सिरोही है ना, वो आधा तो आता है भैया मरुस्थल के अंदर, पश्चिम के अंदर, आधा आ जाता है आपका दक्षिण के अंदर, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ आ जाता है। तो इसलिए अरावली के अंदर टोटल जो पश्चिम के अंदर 16 जिले माने जाते हैं, प्लस में एक आपका माना जाता है सिरोही। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि सिरोही है ना, उसमें मरुस्थल नहीं है। सिरोही के अंदर क्या है? मरुस्थल नहीं है। देयर इज आपके कोई भी मरुस्थल नहीं है, टीले नहीं है। सिरोही बहुत ठंडा इलाका है। माउंट आबू आपको पता है, माउंट आबू क्या है? माउंट आबू में क्या है? जो गुरु शिखर है, माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है। आपको पता है बारिश ज्यादा रहती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये जो मरुस्थल आपका सिरोही है, सिरोही, यहां पर नक्की झील भी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सिरोही जिला है जो कि मरुस्थल, इसमें मरुस्थल नहीं है, और ये पश्चिम में भी आता है और आपका दक्षिण पूर्व भाग में भी आता है। ये वाला आपको क्या है? फैक्ट याद रखना है। लेकिन मरुस्थल के अंदर 16 जिले आते हैं। मरुस्थल के अंदर 16 जिले आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जब मरुस्थल वाला वीडियो आएगा कंप्लीट, जिसमें हम थार का मरुस्थल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें हम सारा कुछ जानेंगे, जो जितना है उतना सब। देखो अब दूसरा देखो, एक बात करते हैं हम, 16 जिले आते हैं। तो ये जो 16 जिले हैं ना, उसमें कुछ एक जिले शुष्क हैं, कुछ एक जिले अर्ध शुष्क हैं। कुछ एक जिले क्या है? शुष्क जिले हैं। कुछ एक क्या है? अर्ध शुष्क जिले हैं। शुष्क जिले, शुष्क का अर्थ क्या होता है? सूखे, शुष्क जिले। कुछ होते हैं अर्ध शुष्क, कुछ हैं अर्ध शुष्क। जो शुष्क जिले हैं वहां पर होती है 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, बरसात कितनी होती है भाई? 0 से लेके 25 सेंटीमीटर। मतलब कभी बरसात होती है तो कई बार बरसात बिल्कुल 0 होती है, होती नहीं। कुछ सालों तक तो कोई बरसात नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वहां पर बारिश हो जाए। 25 सेंटीमीटर हाईएस्ट है, बस 25 सेंटीमीटर से कम बारिश ही होती है। तो ऐसे वाले जो भाग है उसको बोलते हैं हम शुष्क। क्या बोलते हैं? शुष्क। और शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आते हैं आपका जैसलमेर, एक तो आपका आता है जैसलमेर। ठीक है, लिख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, जैसलमेर। उसके बाद में आता है बाड़मेर। उसके बाद में आता है बीकानेर। और बीकानेर के बाद में आपका फलोदी, जो नया जिला बना है फलोदी। पहले आपका किसका था? जोधपुर का भाग था। ठीक है, और एक आपका बालोतरा। ठीक है, ये है ना, ये जिले बेसिकली शुष्क क्षेत्र में आते हैं, शुष्क क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, शुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी और बालोतरा। मैप में आपको दिखाएं तो देखो, यहां से शुरू हो जाओ आप, यहां से शुरू हो जाओ। ये है आपका गंगानगर। गंगानगर को छोड़ दो तो नीचे आता है आपका कौन सा? ये बताओ कौन सा है? जैसलमेर। ये आपका आ गया फलोदी। ये कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, ये आपका हो गया फलोदी। ये कौन सा गया? बाड़मेर। और यहां पे एक जिला और लगता है भैया, वो कौन सा जिला है बताओ? बीकानेर। कौन सा जिला है बीकानेर? बताओ। ये आता है चूरू। ठीक है,
ये आता है हनुमानगढ़, और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये बताओ। टोटल मैप भरो, मैप से समझ आएगा आपको कौन कौन सा जिला कहां पर है। मतलब ये जो बॉर्डर के पास में लगते हैं ना, बिल्कुल जो बॉर्डर के पास में लगते हैं, वो सारे के सारे जिले कौन से हैं, शुष्क क्षेत्र में आते हैं, जिसमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया और बालोतरा हो गया, बालोतरा। ठीक है, ये वाले जिले शुष्क में आते हैं, बस याद रख लो। अर्ध शुष्क में कौन से हो गए, जो 16 जिलों के अंदर बाकी जो बच गए, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू हो गया, इसके अलावा बहुत सारे जिले हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, अर्ध शुष्क में आते हैं। आप देखो ये लाइन कौन सी लाइन है भाई, अरावली। अरावली के इस साइड में जो 16 जिले हैं, बाकी जो जिले बच गए ना, वो सारे अर्ध शुष्क में आते हैं। अर्ध शुष्क में क्या होता है बताओ, अर्ध शुष्क में क्या होता है, अर्ध शुष्क में 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये वार्षिक वर्षा है भाई, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, बरसात होती है। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको बताऊं, अब ये 25 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर वर्षा, शुष्क अर्ध शुष्क, ये कौन डिवाइड करता है, ये करता है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब ये वर्षा रेखा एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा माना जाता है कि ये लाइन क्या करती है, शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में डिवाइड करती है। जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे होती है 0 से लेके 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है, बरसात होती है, सेंटीमीटर वर्षा होती है। और दूसरा अर्ध शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में क्या होता है भाई, अर्ध शुष्क के अंदर आपका 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये डिवाइड करती है आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान का जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग को दो भागों में डिवाइड करती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क में 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है साल में, वार्षिक वर्षा, और अर्ध शुष्क में 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट मरुस्थल की। देखो जो हमारा मरुस्थल है, पश्चिम का जो मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल, उसका जो विस्तार है, मरुस्थल का विस्तार, आगे स्लाइड होगी शायद, देखते हैं, चलो बाद में देखेंगे उसको। मरुस्थल का विस्तार, तो जो मरुस्थल का जो विस्तार है ना, देखो राजस्थान की आकृति कैसे है भैया, पतंगाकार है, मैंने बताया था आपको, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। ये आपकी है उत्तर डायरेक्शन, पेन चेंज कर लेते हैं, ये आपकी है उत्तर डायरेक्शन, ये आपकी दक्षिण डायरेक्शन, ये आपकी पूर्व डायरेक्शन, और ये है आपकी पश्चिम डायरेक्शन, पश्चिम डायरेक्शन। और जो मरुस्थल है वो आपके पश्चिम वाले भाग में है, यानी मैं यहां से डिवाइड करता हूं, देखो यहां से डिवाइड करता हूं, ये अरावली है भैया, ये क्या है, अरावली इस तरीके से फैली गई है। तो ये जो है ना पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिम वाला जो भाग है वहां पे मरुस्थल है। इस वाले भाग में क्या है, मरुस्थल है, जिसको रेत के दोहरे भी बोलते हैं, टिल्ले भी बोलते हैं, राजस्थान में अलग अलग नामों से बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मरुस्थल है ना, उसका विस्तार कहां से कहां हो रहा है, तो उसका विस्तार हो रहा है आपका ऐसे, इस डायरेक्शन से विस्तार हो रहा है, यानी अरावली की तरफ विस्तार हो रहा है। यानी विस्तार का अर्थ मतलब यहां पे क्या है, यहां पे विस्तार, विस्तार मतलब कैसे फैल रहा है, ये मतलब ये रेत है जो उड़ उड़ के इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो विस्तार कहां से कहां हुआ, उत्तर पश्चिम से लेके, उत्तर पश्चिम से लेके पूर्व दक्षिण की तरफ विस्तार हो रहा है। कहां हो रहा है विस्तार, है उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की तरफ, पूर्व दक्षिण की तरफ हो रहा है, यानी कि और विस्तार हो रहा है। पूर्व दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन आप यहां ध्यान रखना कि उत्तर पश्चिम से लेके पूर्व दक्षिण की तरफ राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अब जो ये अरावली है, ये जो अरावली है वो मरुस्थल को रोकने का काम करती है भैया, मरुस्थलीकरण को रोकने का काम अरावली करती है। मरुस्थल को रोकने का काम कौन करती है, अरावली करती है। ये जो आपकी अरावली पर्वतमाला है ना, वो आगे आ जाती है और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण जो मिट्टी है वो इससे टकरा टकरा कर वापस यहीं जमा हो जाती है, इस वाले एरिया में जमा हो जाती है।
तो इस कारण जो मरुस्थल है वो आगे नहीं बढ़ पाता, मरुस्थल है आगे नहीं बढ़ पाता। ये मिट्टी आपकी यहीं जमा हो जाएगी, अरावली से टकरा जाएगी और यहीं जमा होती रहेगी। तो इसलिए जो मरुस्थलीकरण है, मरुस्थल का जो विस्तार है वो रुक रहा है। किसकी वजह से भैया? अरावली की वजह से। देखो अरावली, यदि अरावली न हो तो क्या होगा? यदि अरावली नहीं होगी तो पूरा राजस्थान मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। पूरा राजस्थान आने वाले कुछ सालों में पूरा मरुस्थल आपका किसमें तब्दील हो जाएगा भैया? राजस्थान मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। और ये जो रेत है पूरे भारत में जाएगी भाई। आपको पता है जो भारत हमारा है तो कुछ इस तरीके से है, भारत हमारा उस इस तरीके से है, ये हमारा राजस्थान है। तो जब यहां से रेत उड़ेगी तो पूरे भारत में जाएगी भाई, पूरे भारत में जाएगी। तो पूरा भारत लगभग मान के चलो मरुस्थल के अंदर तब्दील हो जाएगा, पूरा भारत मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। तो अरावली है जो इसे बचाने का काम करती है, इसे बचाने का काम करती है। तो अरावली बहुत सारे फायदे करती है। पहला तो है कि ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। दूसरा ये है कि ये आपके इलाके में जो जलवायु परिवर्तन है उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। राजस्थान में जो 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है साल में मरुस्थल वाले इलाके में, ठीक है, तो वो बारिश है इसी अरावली की देन है भाई, इसी अरावली की देन है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे करते हैं नेक्स्ट। देखो इसकी ढाल, अब ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। आपको पता है चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई क्या है? 826 और 869। ये कितनी है लंबाई? 826 ना, 826 पिछली वीडियो में हमने कराया था। और ये क्या है? 869 किलोमीटर। ये राजस्थान का लंबाई और चौड़ाई है भाई, लंबाई एंड चौड़ाई। चौड़ाई ज्यादा है राजस्थान की, चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। अब देखो मरुस्थलीकरण क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण का अर्थ क्या है? मरुस्थलीकरण का अर्थ है मरुस्थल का आगे बढ़ना। मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण क्या भी? मरुस्थलीकरण मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। अब मरुस्थल का आगे बढ़ना इसे हम मार्च भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मार्च करना। आप जानते हो ना सब, मार्च करना कि परेड मार्च। तो परेड है जो आगे बढ़ती है, मार्च करती है। मार्च करना होता है आगे चलना। मरुस्थल आगे की तरफ बढ़ रहा है। कहां से कहां तक बढ़ रहा है अभी? हमने अभी देखा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी उत्तर पश्चिम से लेके ये पूर्व दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। इस डायरेक्शन के अंदर आपका जो मरुस्थल है वो बढ़ रहा है। अब हम एक विशेष बात करते हैं कि ढाल है, जो राजस्थान की ढाल है वो कैसी है? ढाल का अर्थ होता है भी कहां से ऊंचा है राजस्थान, कहां से नीचा है। जैसे आपको पता है ये पहाड़ है, तो पहाड़ से जब पानी आता है तो पानी नीचे की तरफ आएगा, तो मतलब ये क्या है? ढाल होगी। तो पानी हमेशा ढाल की तरफ चलता है। तो इसी प्रकार जो राजस्थान है ना, राजस्थान में के अंदर भी क्या है? ढाल है। राजस्थान के अंदर भी ढाल है। कहीं से राजस्थान ऊंचा है तो कहां से नीचा है, तो उस चीज के बारे में जानना है। देखो जो उत्तर पूर्व वाला भाग है, ये वाला जो भाग है कौन सा? उत्तर पूर्व। पेन चेंज कर देता हूं। देखो उत्तर पूर्व, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूर्व। जो उत्तर पूर्व में जो राजस्थान है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो भाग है उत्तर पूर्व के अंदर। और ये वाला भाग कौन सा हो गया भैया? ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण। ये हो गया आपका दक्षिण। तो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक, दक्षिण पश्चिम। तो यहां पे उत्तर पूर्व के अंदर है ना, ये इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई इस तरीके से मापो आप। तो इसकी जो ऊंचाई है, तो वो है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। उत्तर पूर्व के अंदर ऊंचाई कितनी है भाई? 300 मीटर। इतना ऊंचा है राजस्थान। और बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर जो ऊंचाई है वो है 150 मीटर। मीटर में है ये 150 मीटर। मतलब आपको समझाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से, देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं। इस तरीके से राजस्थान, मतलब ये जो है ये तो है आपका 150 मीटर, और ये वाला जो भाग है ये है 300 मीटर। ये है आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। और ये आपका हो गया
दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। मतलब उत्तर पूर्व के अंदर ऊंचाई है वो राजस्थान की ज्यादा है, और दक्षिण पश्चिम के अंदर क्या है, राजस्थान की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, कम है। तो इसी वजह से जो दक्षिण पश्चिम के अंदर जो नदियों का जो पानी है ना भैया, नदियों का पानी है ना, वो आपका मरुस्थल के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है, बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाता है। और जो नदियां हैं वो जो निकलती है वो दक्षिण पश्चिम में, जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, मध्य प्रदेश वाला एमपी से जो नदियां निकलती है, उसका जो पानी होता है वो लगभग दक्षिण भाग को सिंचित करता है, लगभग दक्षिण भाग को सिंचित करता है। और दक्षिण भाग सबसे उपजाऊ भाग आपको पता है, दक्षिण पठारी भाग है, पठार है यहाँ पे। और ये ऐसा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। यहाँ पर जंगल है, जैसे कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झीलों की नगरी, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में झीलें पाई जाती है। ये भाग ऊंचा है, ऊंचा होने के कारण, मतलब ऊंचा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल है, मरुस्थल है। साथ में क्या है, उत्तर के अंदर क्या भी है, पर्वतमालाएं हैं, उत्तर के अंदर क्या है, पर्वतमालाएं हैं। और ये पठारी भाग है, समतल भाग है, ये समतल भाग है, इसलिए उसकी ऊंचाई क्या है, कम है। और इसकी ऊंचाई ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल भी है, मरुस्थल भी है, प्लस में क्या है, प्लस में क्या है बताओ, पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं हैं, इसलिए ये भाग ऊंचा है। अब बात करते हैं आगे, देखो जो सर्वाधिक उल्का पिंड है ना, सर्वाधिक उल्का पिंड जो है, उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड वो होते हैं बेटा जो आसमान से कई बार टूट कर गिर जाते हैं, आसमान से कई बार टूट कर गिर जाते हैं और वो डायरेक्ट आकर क्या है, धरती पर पड़ते हैं। आसमान से टूट कर आते हैं और ज्यादातर धरती पर पड़ते हैं। ये है आपका स्काई, आसमान, ये आपका है अर्थ। उल्कापिंड जो तारे या ग्रह या पत्थर जो डायरेक्ट आसमान से टूट के गिरते हैं और धरती पर आकर गिरते हैं, तो सबसे ज्यादा जो उल्कापिंड है ना वो थार के मरुस्थल में गिरते हैं भैया। जो थार का जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान में गिरते हैं। अब क्यों गिरते हैं, इसके कारण है क्योंकि ये मरुस्थल है, यहां पे निम्न वायुदाब रहता है, निम्न वायुदाब। और आपको पता है निम्न वायुदाब क्या है, जहां पर गर्मी ज्यादा हो, जहां पर गर्मी ज्यादा हो, तो इसलिए इस वाले भाग में सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरते हैं। क्योंकि ये थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना सर्वाधिक आबादी वाला, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। और आपको बता दूं कि 62% भाग पर मरुस्थल है, 62% भाग पर मरुस्थल है, और इसमें 40% जनसंख्या रहती है। मरुस्थल होने के बाद में भी, ठीक है, मरुस्थल होने के बाद में भी यहां पर 40% तक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाधिक घना आबादी वाला और जैव विविधता वाला मरुस्थल। जैव विविधता मतलब यहां पर आपको मरुस्थल के अंदर कहीं और पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं और आपको ठंडा इलाका, जंगल भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं नदियां भी देखने को मिल जाएगी, और कहीं आपको सूखा एकदम जहां पर बारिश भी नहीं पड़ती, एक बूंद भी नहीं गिरती, तो इस प्रकार का इलाका देखने को मिल जाएगा। समझ आया? अब बात करते हैं आगे। देखो जो एक हमारे क्या थे, डॉक्टर थे जिसका नाम था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अब जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे ना, एक भूवैज्ञानिक थे। उन्होंने ना थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा। क्या कहा? रुक्ष क्षेत्र। रुक्ष का अर्थ होता है सूखा, क्षेत्र यानी इलाका, भाग। ईश्वरी प्रसाद ने क्या बोला? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को देख करके इसको रुक्ष क्षेत्र कहा, रुक्ष क्षेत्र। और एक चीनी यात्री था, एक था चीनी यात्री। चीनी यात्री मतलब यात्रा करने के लिए आया था राजस्थान की, ठीक है। तो उन्होंने राजस्थान को देख करके बोला, जिसका नाम था चीनी यात्री का हवेन सांग। हवेन सांग क्या था? हवेन सांग, याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हवेन सांग ने इस मरुस्थल को देख के क्या कहा था? गुजरात्रा कहा था। गुजरात्रा, गुजरात्रा। गुजरात्रा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गुज्जर समुदाय को देखा।
बहुत सारे गुज्जर समुदाय को देखा तो इसने उसको बोल दिया गुजर रात्रा, गुजर रात्रा। समझ आया? तो ध्यान रख लेना, दोनों ऑप्शन बन सकते हैं। डॉक्टर ईसवी प्रसाद ने मरुस्थल को बोला था रुक्ष क्षेत्र, और चीनी यात्री हवेन सांग ने बोला था, क्या बोला था? गुजरात्रा, गुजरात्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें मरुस्थल को और ज्यादा करेंगे, उसके बाद में फिर अरावली करेंगे, फिर पठारी क्षेत्र पर आएंगे। तो हम सारा ये टॉपिक लंबा रहने वाला है भाई, 4, 5, 6 वीडियो हो सकती है इसकी। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भूगोल में पूछे जाते हैं, यही टॉपिक है जिससे 4, 4, 5, 5, 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये टॉपिक यदि कंप्लीट कर लिया तो बाकी के आगे के जो टॉपिक है ना वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसी से जुड़े हुए बाकी के टॉपिक है, इन्हीं का वृत्तांत आपको आगे के टॉपिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और पीछे का जो वीडियो है उसको 2-2 बार रिपीट करके देखो ताकि पक्का याद हो जाएगा आपको, और नोट्स भी बना लो शॉर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।